मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एक छोटी बच्ची एला को। एला अपनी लाइफ में सबसे अलग नज़रिया रखती है। वो हर चीज़ में एक रोचक कहानी ढूंढ ही लेती है। एला अपनी मम्मी पापा की लाडली होती है और वो उनके साथ ही अपने घर में रहा करती है। इधर हम देखते हैं कुछ समय बाद का सीन, जहाँ पर एला थोड़ी बड़ी हो चुकी होती है। एला के पास 2 चूहे होते हैं जो कि पालतू होते हैं। वो उनसे बातें करती है। एला की माँ आकर एला से कहती है कि जब हम जानवरों से बात करते हैं तो वो भी हमसे उसी तरह प्यार करते हैं और बात करते हैं। इधर एला के पिताजी आते हैं जो कि अक्सर ही बिजनेस के लिए बाहर जाया करते हैं। वो अपनी बेटी के लिए गिफ्ट लाते हैं और उसके साथ डांस कर कर खुश हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ शाम हो जाती है। एला के मम्मी पापा एला को सुलाकर अपने कमरे में जाने लगते हैं। तभी एला की माँ को चक्कर आ जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाती हैं। डॉक्टर आके उनका चेकअप करते हैं और बताते हैं कि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। एला की माँ एला को अपने पास बुलाती है और कहती है, तुम एक बहुत ही बहादुर बच्ची हो, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तुम अपनी रहमदिली और हौसला कभी भी नहीं छोड़ना, हमेशा ऐसे ही रहना। और एला की माँ इस दुनिया में नहीं रहती है। कुछ समय बाद का सीन देखते हैं हम, जहाँ पर एला अब बड़ी हो चुकी होती है। उसके पापा उससे बात करते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में अब अकेले रहकर बोर हो चुका हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं अपनी लाइफ में किसी को लाना चाहता हूँ। यहाँ पर एला बिल्कुल भी ऐतराज़ नहीं करती और अपने पापा की हाँ में हाँ मिला देती है। कुछ समय बाद हम देखते हैं एला की दूसरी माँ यानी कि सौतेली माँ उस घर में आ जाती है, जो कि पहले से ही 2 बच्चियों की माँ होती है। इधर एला की माँ इस घर में आती है और एला के पिता से कहती है कि तुम्हारा घर तो बहुत ही कबाड़ खाने की तरह लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रात का सीन, जहाँ पर उस घर में पार्टी हो रही होती है। हम देखते हैं एला के पिता अपने ऑफिस में अपना काम कर रहे होते हैं। तभी एला उनके पास आती है। एला के पिता उससे कहने लगते हैं कि मुझे कुछ टाइम के लिए बाहर जाना होगा, तो अगर तुम कुछ मंगाना चाहती हो तो मुझे बता सकती हो। एला इस बात से मना कर देती है और कहती है कि आप वापस आ जाइए और अपने साथ में एक टहनी लेकर जाइएगा, जो आपको हमेशा मेरी याद दिलाती रहेगी। एला के पिता खुश हो जाते हैं और वहाँ से जाने की तैयारी करने लगते हैं। दूसरा दिन आता है और एला के पिता वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं एला की सौतेली माँ और उसकी दोनों सौतेली बहनों को। एला की सौतेली माँ एला को अपने पास बुलाती है और लाड प्यार करती है। एला जब उसे माँ कहकर बुलाती है तो वो कहती है कि मुझे मैडम ही कहो, मुझे माँ कहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं एला की माँ उससे कहती है, इन दोनों लड़कियों को बड़े से कमरे में रहने की आदत है, तो एला उन्हें अपना कमरा देने को तैयार हो जाती है। एला की माँ खुश हो जाती है और कहती है कि तुम अब से स्टोर रूम में रहोगी। एला पहले तो मना करती है पर फिर तैयार हो जाती है स्टोर रूम में जाकर रहने के लिए। यहाँ पर एला के जो फ्रेंड्स होते हैं चूहे, वो भी वहीं पर रह रहे होते हैं। एला उन्हें देखकर खुश हो जाती है और कहती है, तो ये है तुम्हारी प्यारी सी दुनिया, अब से मेरी भी दुनिया यही है और मैं भी यहीं रहूँगी। हम देखते हैं एला घर के सारे काम काजों में हाथ बंटवाया करती है। किचन में भी अपने नौकरों के साथ बिल्कुल फ्रेंडली रहती है। इधर हम देखते हैं एला की दोनों सौतेली बहनों को, जिनको बिल्कुल भी अकल नहीं होती है कि किस तरह से रहना होता है और किस तरह से अपनी ज़िंदगी बितानी होती है। हम देखते हैं शाम का सीन, जहाँ पर एला के पिता के नौकर वहाँ पर आते हैं और एला से कहते हैं कि मौसम काफ़ी ख़राब हो गया था, जिससे आपके पिता की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी। हमने उनका इलाज भी करवाया, पर अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। वो एला को टहनी देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इधर एला की माँ भी काफ़ी दुखी हो जाती है, जो कि सौतेली माँ होती है। वो सोचती है कि अब खर्चा कैसे चलेगा, इसलिए घर के सारे नौकरों को बाहर निकाल देती है और एला को बिल्कुल नौकर की तरह रखने लगती है। अब से एला ही उस घर के सारे काम करती है, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो जूतों में पॉलिश करना हो या फिर कपड़े धोना हो। एला को ही सारे काम करने पड़ते हैं। उसको खाने को तो मिलता है, लेकिन उन लोगों की जूठन वो उसको खाकर ही अपना पेट भरती है। या हम देखते हैं उसके चूहे साथी, वो उनको खाना देना नहीं भूलती है। उसके लिए भले ही कम पड़ जाए पर वो उन्हें ज़रूर देती है। और सोने के लिए जब ठंड लगती है तो चिमनी के पास आकर ही सो जाती है। इधर सुबह होती है और उसकी
उसकी सौतेली माँ आकर उससे कहती है कि मैंने सोचा था अभी तक नाश्ता बन गया होगा, कल से जब नाश्ता बन जाए तभी हम लोगों को बुलाना। यहाँ हम देखते हैं एला के मुंह पर राख लगी होती है क्योंकि वो चिमनी के पास सोई हुई होती है, जिसे लेकर उसकी सौतेली बहनें उसका मजाक उड़ाती हैं। एला उन लोगों के साथ खाने के लिए बैठती है तो उसकी माँ मना कर देती है कि तुम्हें हम लोगों के साथ बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए, बल्कि सारा काम करने के बाद ही खाना खाना। यहाँ हम देखते हैं एला किचन में जाती है और एक कोने बैठकर रोने लगती है। वो खुद को शीशे में देखती है कि नाम सिंड्रेला होने से कुछ भी नहीं होता। वो गुस्सा हो जाती है और अपना घोड़ा लेकर वहाँ से चली जाती है। गुस्से में जंगल में पहुँच जाती है जहाँ पर उसे एक हिरन दिखाई देता है। एला उसे देखकर समझ जाती है कि कुछ लोग इसका शिकार करना चाहते हैं। वो एला को देखता है और एला उससे कहती है कि यहाँ से चले जाओ। वो हिरन वहाँ से भाग जाता है। तभी हम देखते हैं इस मूवी के हीरो को। यहाँ हम देखते हैं वो आता है और एला से बात करने लगता है। वो इस रियासत का राजकुमार होता है। एला उससे कहती है कि आपको इस तरह से शिकार नहीं करना चाहिए, किसी बेजुबान को मारना गलत बात होती है। वो प्रिंस एला से और एला की बातों से काफ़ी इम्प्रेस होने लगता है। वो एला से आगे बातें करता है और उससे अपनी पहचान छुपा लेता है। वो एला से कहता है कि जानवरों को मारना तो दुनिया की रीत है और ऐसा ही होता आया। यहाँ हम देखते हैं उसके नौकर जब उसको प्रिंस कहकर बुलाने लगते हैं तो वो अपना नाम काइट बताता है और कहता है कि मेरा नाम काइट है, मुझे इसी नाम से बुलाओ। हम देखते हैं कि एला और वो राजकुमार अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं उस पैलेस को जहाँ पर वो राजकुमार रहा करता है। वो अपने घर पर आता है और इधर उधर चहलकदमी करने लगता है। उसके पिता होते हैं और डॉक्टर जो कि उसके पिता का चेकअप कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं वो प्रिंस अपनी दिल की बात अपने पिता को बताने लगता है और कहता है कि मुझे जो लड़की जंगल में मिली वो सबसे अलग थी। यहाँ पर उसके पिता उससे कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ राजकुमारियों पर ध्यान देना चाहिए। उसके पिता उससे ये कहते हैं कि अगर हम राजकुमारियों से शादी करेंगे तभी हमारी रियासत आगे बढ़ेगी। यहाँ पर उसके डॉक्टर बताते हैं कि इनके पास अब समय बहुत ही कम बचा है। वो राजकुमार उसी लड़की के लिए परेशान हो जाता है। हम देखते हैं यहाँ पर एक पेंटर को जो कि राजकुमार की पेंटिंग बनाने के लिए आया होता है। ये पेंटिंग सभी रियासतों में भेजी जानी थी जिससे कि राजकुमारियाँ आएँ और उस राजकुमार को पसंद करें, दोनों की शादी हो सके और ये रियासत आगे बढ़ सके। हम देखते हैं राजकुमार कहता है कि क्या ये पेंटिंग बनवानी ज़रूरी है, तो उसके मंत्री उससे कहते हैं कि सदियों से ही ऐसा होता आया है, आप उस लड़की को अपने दिल दिमाग से निकाल दीजिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं मार्केट का सीन जहाँ पर एला अपनी फ्रेंड के साथ गई हुई होती है। यहाँ पर शाही नौकर आए हुए होते हैं जो ऐलान कर रहे होते हैं कि राजकुमार ने अपने शादी समारोह में आम लड़कियों को भी बुलाया है। आम लड़कियां भी जा सकती हैं और वहां पर पार्टिसिपेट कर सकती हैं। यहाँ हम देखते हैं एला इस बात से काफ़ी खुश हो जाती है और जाकर अपनी सौतेली माँ और बहनों को ये बात बताती है कि राजकुमार ने अपने शादी के चुनाव के लिए आम लड़कियों को भी बुलाया है। उसकी माँ और बहनें इस बात से काफ़ी खुश हो जाती हैं और राजकुमार से शादी करने के सपने देखने लगती हैं। यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि जाकर दर्जी से ये कहो कि 3 ड्रेस तैयार करे, जिसे सुनकर एला खुश हो जाती है और कहती है थैंक यू, आपने मेरा भी ध्यान रखा। उसकी माँ कहती है कि 3 ड्रेस में मैंने एक ड्रेस अपने लिए बनवाई है, ना कि तुम्हारे लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं राजकुमार को जो कि तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा होता है, पर उसका ध्यान बिल्कुल तलवारबाजी में नहीं होता और वो उस लड़की यानी कि एला के बारे में ही सोच रहा होता है। यहाँ उसका मंत्री उससे कहता है कि आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि एक प्रिंस की शादी किसी आम लड़की से हुई हो और आपको भी इस बात को ध्यान रखना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं सारी रियासत से राजकुमारियाँ उस रियासत में आने लगती हैं और उस जलसे में जाने के लिए एला की दोनों सौतेली बहनें भी तैयार होने लगती हैं। यहाँ पर एला उनकी हेल्प कर रही होती है और उनसे पूछती है कि तुम जिस प्रिंस से शादी करने जा रही हो क्या उसके बारे में जानना नहीं चाहोगी, वो कैसा है और कैसा नहीं। वो दोनों जवाब देती हैं कि शादी करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ पैसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, लड़का कैसा है और कैसा नहीं इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम देखते हैं धीरे धीरे रात होने लगती है और एला की सौतेली माँ रेडी हो जाती है उसकी दोनों बहनों के साथ उस जलसे में जाने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं एला को। एला भी उस पार्टी में जाने के लिए
अपनी माँ की ड्रेस पहनकर तैयार होकर आ जाती है, जिसे देखकर उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनें उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। वो बताती है कि ये ड्रेस उसकी माँ की है, तो उसकी सौतेली माँ और भी गुस्सा हो जाती है और उस ड्रेस को फाड़ने लगती है। कहती है कि मैं तुमको उस पार्टी में बिल्कुल भी लेकर नहीं जा सकती, तुम्हारी वजह से मेरी बेटियों को कोई अपने पास फटकने भी नहीं देगा। यहाँ हम देखते हैं वो लोग एला को छोड़कर चले जाते हैं। एला काफ़ी दुखी हो जाती है और एक कोने में बैठकर रोने लगती है। वहीं पर एक बूढ़ी औरत होती है जो एला से कुछ खाने को माँगती है। वो एला से कहती है या मुझे एक रोटी दे दो या फिर एक प्याला दूध। एला उसे दूध लाकर दे देती है, जिसे वो बूढ़ी औरत पीने लगती है और एला का शुक्रिया अदा करती है। यहाँ हम देखते हैं वो एला को बताती है कि तुम उस पार्टी में जाना चाहती हो एला। एला उसके मुँह से अपना नाम सुनकर काफ़ी चौंक जाती है। तब वो बताती है कि मैं तुम्हारे ख्वाबों की फेयरी टेल हूँ, मुझे तुम्हारा नाम पता ही होगा। एला कहती है कि ये सब सच नहीं होता और फेयरी टेल नहीं होती। तब वो बूढ़ी औरत कहती है कि तुम्हारी माँ तो मानती थी। वो अपनी छड़ी को हवा में उछाल देती है और देखते ही देखते बूढ़ी औरत एक सुंदर परी में बदल जाती है। यहाँ वो एला से पूछती है, क्या तुम सब्जियाँ उगाती हो? क्या तुमने लौकी, तरोई ऐसा कुछ उगाया है? तो एला बताती है कि उसे लौकी, तरोई नहीं पसंद, पर उसने कद्दू उगाया है। वो उस परी को उस जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर उसने कद्दू उगाए हुए होते हैं। वो परी उनमें से एक कद्दू को ढूंढती है और उस पर अपनी जादुई छड़ी घुमाने लगती है। देखते ही देखते वो कद्दू बड़ा होने लगता है। वहाँ पर चूहे भी होते हैं जो उसे देखकर भागने लगते हैं। वो कद्दू देखते ही देखते एक सुंदर बग्घी में बदल जाता है। ये कहती है कि अब हमें इसे चलाने के लिए घोड़ों की भी ज़रूरत होगी। वो उन चारों चूहों पर जादू कर देती है और वो चारों देखते ही देखते सफ़ेद घोड़ों में बदल जाते हैं, जिन्हें देखकर एला काफ़ी खुश हो जाती है कि उसके चूहे कितने सुंदर लगने लगे हैं। परी अब कहती है कि हमें ज़रूरत होगी 2 दरबानों की। यहाँ पर 2 छिपकलियाँ होती हैं, जिन्हें परी दरबानों में बदल देती है। यहाँ पर एक बतख होता है जिसे वो बग्घी वाला बना देती है। ये सब देखकर एला काफ़ी खुश हो जाती है। वो एला को देखती है और कहती है, तुम्हारी ड्रेस भी अच्छी नहीं लग रही। एला कहती है, ये मेरी माँ की ड्रेस है, ये पहनकर जाना चाहूँगी। परी उस पर भी जादू कर देती है और उसे काफ़ी सुंदर बना देती है। यहाँ हम देखते हैं एला काफ़ी खुश हो जाती है अपनी ड्रेस को देखकर और उस परी का शुक्रिया अदा करने लगती है। परी उससे कहती है कि अब तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। फिर भी एला के जूते बाकी रह जाते हैं तो वो परी उन्हें कांच के जूतों में बदल देती है। ये देखकर एला काफ़ी खुश हो जाती है और उस परी का धन्यवाद करती है। परी उससे कहती है कि तुम्हें अब यहाँ से निकलना चाहिए। हम देखते हैं जाते-जाते परी उसको बताती है कि तुम्हारा ये मैजिक सिर्फ रात के 12 बजे तक ही रहेगा, इसलिए 12 बजने से पहले ही वहाँ से वापस आ जाना। यहाँ पर वो जादू कर देती है जिससे उसकी माँ और बहनें उसे पहचान नहीं पाती हैं। हम देखते हैं उस पार्टी वाली जगह को जहाँ पर उस प्रिंस को अपनी नई रानी को चुनना था। यहाँ पर सभी लोग होते हैं और दरबारी ऐलान करते हैं कि एक-एक करके सारी राजकुमारियाँ अब आने वाली हैं। यहाँ पर राजकुमार अपने पिता के साथ बैठा होता है। वहीं पर एला की सौतेली माँ और बहनें भी पहुँच जाती हैं। हम देखते हैं प्रिंस को जो कि बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रहा होता। उसके पिता भी इस बात को समझ जाते हैं। एला उस पार्टी में पहुँच जाती है। यहाँ पर एक राजकुमारी होती है जिसे मंत्री प्रिंस से मिलवाता है और बताता है कि ये किस राज्य की राजकुमारी हैं। प्रिंस के पिता भी उसे देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं एला अपनी बग्घी से उतरती है और उस महल के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो काफ़ी नर्वस होती है। यहाँ पर छिपकली उससे कहती है कि मैं भी इंसान नहीं हूँ, तो आपको भी नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, जाइए और अपनी पार्टी एन्जॉय करिए। हम देखते हैं एला जब उस पार्टी में पहुँचती है तो हर किसी की नज़र सिर्फ़ और सिर्फ़ एला पर होती है। हर कोई उसे देखता ही रह जाता है। प्रिंस भी उसे देख लेता है और काफ़ी खुश हो जाता है। वो तुरंत एला के पास पहुँचता है एला से मिलने के लिए। यहाँ पर वो उसे डांस करने के लिए ऑफ़र करता है। यहाँ पर दोनों आपस में डांस करने लगते हैं और बातें भी करने लगते हैं। यहाँ पर एला उससे कहती है, तो तुम ही इस रियासत के प्रिंस हो, तुमने मुझसे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? तब वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें ये बात बता देता तो क्या तुम मुझे साधारण इंसान समझकर आज यहाँ पर मिलने आई हुई होती? यहाँ पर हर कोई एला को प्रिंस के साथ देखकर नाराज़ हो रहा होता है। जितनी भी राजकुमारियाँ होती हैं, खासकर एला की माँ और उसकी सौतेली बहनें,
हम देखते हैं जब दोनों का डांस खत्म हो जाता है तो बाकी लोग आपस में डांस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब सब यहाँ पर डांस कर रहे होते हैं तो प्रिंस और एला चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। प्रिंस उसे अपनी सीक्रेट जगह पर लेकर जाता है। यहाँ पर दोनों बातें कर रहे होते हैं। यहाँ प्रिंस की ढेर सारी तस्वीरें लगी होती हैं जिसे देखकर एला काफी खुश होती है और कहती है कि मेरी तस्वीर तो आज तक किसी ने भी नहीं बनाई। हम देखते हैं यहाँ पर प्रिंस और एला आपस में बातें कर रहे होते हैं। तब प्रिंस उसे अपनी सीक्रेट जगह दिखाता है जहाँ पर वो एक झूला पड़ा हुआ होता है। वो कहता है अक्सर वो यहाँ पर आकर बैठता है। यहाँ पर प्रिंस एला को झूला झुलाने लगता है, तभी उसके पैर से उसकी सैंडल निकल कर गिर जाती है। यहाँ पर प्रिंस उसे उसकी सैंडल पहनाने लगता है और उससे पूछता है क्या मैं तुम्हारे बारे में कुछ जान सकता हूँ? तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आई हो? एला कहती है अगर मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया तो आज जो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी घड़ी में 12 बजने लगते हैं और एला बड़बड़ाती हुई भागने लगती है। कद्दू, छिपकली और चूहे जो प्रिंस को काफी अजीब लगता है। यहाँ पर एला भागते हुए प्रिंस के फादर से टकरा जाती है। भागते हुए उन्हें बताती है कि आपका बेटा बहुत ही अच्छा है और वो बहुत ही रहमदिल है और वो आपसे बहुत ही प्यार करता है। हम देखते हैं वो बग्गी के पास पहुंचती है और अपने दरबान से कहती है कि तुरंत बग्गी निकालो। बग्गी में बैठती है। उसका प्रिंस पीछा कर रहा होता है। प्रिंस उसे बुलाता है पर वो नहीं मानती। उसकी एक सैंडल प्रिंस को मिल जाती है जिसे वो अपने पास रख लेता है। हम देखते हैं राजा के आदेश पर सारे सैनिक उस बग्गी का पीछा करने लगते हैं और उस बग्गी को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, पर घड़ी में 12 बजने वाले होते हैं इसलिए बग्घी नहीं रुकती। धीरे धीरे छिपकली अपने असली रूप में आने लगती है। उनकी पूंछ निकल आती है। छिपकली भागते हुए अपनी पूंछ से एक दरवाजे को गिरा देता है जिससे वो लोग उन्हें नहीं पकड़ पाते। यहाँ बतख भी अपने असली रूप में आने लगता है और वो अपने असली रूप में आ जाता है। यहाँ पर कद्दू, चूहे सभी गायब हो जाते हैं। हम देखते हैं एला सड़क में बीचों बीच अपने असली रूप में आ जाती है। तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है। एला खुश होते हुए भीग जाती है। यहाँ पर उसकी दोनों सौतेली बहनें और उसकी माँ घर पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वो लोग एला से चाय बनाने को कहते हैं और एला से बताते हैं कि पार्टी में क्या क्या हुआ। दोनों बहनें एक दूसरे की बुराई कर रही होती हैं। यहाँ पर एला की माँ एला को खुश होते हुए नोटिस कर लेती है। यहाँ पर उसकी दोनों बहनें आपस में ही लड़ने लगती हैं कि प्रिंस ने मुझे देखा है, तुम्हें नहीं। हम देखते हैं एला अपनी जूती को लेकर जाती है और उन चूहों के पास छुपा देती है। एला प्रिंस से उस मुलाकात को अपनी डायरी में लिखने लगती है। वो अपनी हर बात उस डायरी में लिखे बिना नहीं रह पाती। दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रिंस को, जिसके पिता काफी बीमार होते हैं। प्रिंस से कहते हैं कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, मेरे पास वक्त बहुत कम बचा है, तभी तुम इस राज्य को अच्छे से चला सकोगे। प्रिंस कहता है मैं इस राज्य को अच्छे से चला सकता हूँ, जिसके लिए मुझे शादी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तब उसके पिता कहते हैं मैं तुमसे एक पिता के नाते कह रहा हूँ कि तुम अपनी जिंदगी कभी भी राज्य को चलाने के लिए कुर्बान मत करना। हम देखते हैं उसके पिता इस दुनिया में नहीं रह जाते। यहाँ पर प्रिंस एक ऐलान करवाता है जिसमें ये कहा जाता है कि उसके पास जो जूती है उसका असली मालिक यानी कि एला उसके पास आए और उससे मिले। अगर दोनों की रजामंदी हुई तो प्रिंस उसी वक्त उससे शादी कर लेगा। यहाँ पर एला खुश हो जाती है और जाकर अपनी दूसरी जूती को ढूंढने लगती है। वहां पर उसकी माँ होती है जिसे वो जूती पहले ही मिल जाती है। वो एला से पूछती है कि तुमने इसे चुराया है या नहीं। एला कहती है ये मुझे किसी ने दी थी। तब उसकी माँ कहती है दुनिया में हर चीज के लिए कीमत चुकानी पड़ती है और मैं तुम्हें अपनी बेटियों की जिंदगी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करने दूंगी। अगर तुम्हें उस लड़के से शादी करनी है तो मुझे मंत्री बनाना पड़ेगा और मेरी बेटियों की शादी अच्छी जगह करवानी पड़ेगी ताकि मैं इस रियासत पर राज कर सकूं। इस बात के लिए एला बिल्कुल इनकार कर देती है। कहती है मैं अपने पापा को तो नहीं बचा सकी पर इस राज्य को आपसे जरूर बचाऊंगी। यहाँ हम देखते हैं उसकी माँ उस सैंडल को तोड़ देती है जिससे एला काफी दुखी हो जाती है। वो उसे उसी कमरे में बंद कर देती है और खुद जाकर उस प्रिंस के मंत्री से मिलती है। वो उसे टूटी हुई सैंडल देती है और कहती है कि ये मेरी नौकरानी की है। अब फैसला आपके हाथ में है, क्या प्रिंस की शादी आप एक नौकरानी से करवाने को तैयार हैं? वो मंत्री खुश हो जाता है और कहता है बदले में तुम्हें क्या चाहिए? तब एला की सौतेली माँ कहती है मेरी दोनों बेटियों की शादी अच्छे घर में होनी चाहिए और मुझे यहाँ पर एक अच्छा ओहदा चाहिए।
मंत्री उसकी बात मान लेता है और कहता है कि अब वो लड़की सामने नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर मंत्री पहुंचता है राजकुमार के पास और उससे कहता है कि आपको इस राज्य को बनाए रखने के लिए किसी राजकुमारी से ही शादी करनी चाहिए। हम देखते हैं प्रिंस उसकी बात मान लेता है और कहता है कि 1 हफ्ते के अंदर अगर वो लड़की नहीं मिली तो मैं तैयार हूँ किसी राजकुमारी से शादी करने के लिए, पर आपको उस लड़की को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़नी होगी। हम देखते हैं मंत्री उसकी बात को मान लेता है और पूरे राज्य में उस लड़की को ढूंढने की तैयारी होने लगती है। हर किसी को वो जूती पहनाकर दिखाई जाती है जो राजकुमार के पास होती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो रियासत की राजकुमारी हो या फिर किसी के घर की नौकरानी, हर किसी को वो जूती पहनकर ट्राई करनी थी। यहाँ पर सिर्फ एक ही घर रह जाता है जो कि एला का होता है। प्रिंस के मंत्री उस घर में भी पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एला की सौतेली माँ दरवाजा खोलती है और एला अपने कमरे में चुपचाप बैठी हुई होती है। एला की दोनों सौतेली बहनें अपनी पूरी कोशिश करने लगती हैं उस जूती में अपने पैर डालने के लिए। एक तो बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाती है। एला अपने कमरे में होती है। हम देखते हैं उसकी दूसरी बहन भी कोशिश करती है और वो भी उसमें अपने पैर डालने में कामयाब नहीं हो पाती है। हम देखते हैं यहाँ पर चूहे अपनी कोशिश करने लगते हैं एला को प्रिंस से मिलवाने की। वो उस दरवाजे पर चढ़कर उसके हैंडल को घुमाने लगते हैं जिससे वो दरवाजा खुल जाए। यहाँ पर मंत्री अपनी कोशिश करके वापस जा रहे होते हैं, तभी उनके कानों में एक आवाज गूंजती है जो कि किसी लड़की की होती है जो कि गाना गा रही होती है। हम देखते हैं मंत्री वहीं पर रुक जाता है और एला की सौतेली माँ से पूछता है कि ये गाना कौन गा रहा है। तभी दूसरा मंत्री कहता है कि हमें इस सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी राजकुमार जो कि सैनिक के भेष में होता है वो सामने आ जाता है और कहता है कि हमें देखना चाहिए ये गाना कौन गा रहा है। एला की माँ राजकुमार को देखकर चौंक जाती है। उसे ना चाहते हुए भी मंत्री को एला के कमरे में लेकर जाना पड़ता है। मंत्री जब वहां पहुंचता है तो एला उसे देखकर चुपचाप खड़ी हो जाती है। मंत्री एला से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ नीचे चलना होगा और अपना पैर जूती में डालकर ट्राई करना होगा। एला की माँ मना करने लगती है तो मंत्री उसे डांटने लगता है कि तुम कौन होती हो मना करने वाली। एला की माँ चुपचाप खड़ी देखती रह जाती है और एला नीचे चली जाती है। वो खुद को शीशे में देखती है और खुश होने लगती है। वो वहां पहुंचती है जहां पर राजकुमार पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। यहाँ पर राजकुमार के सामने जाकर एला कहती है कि ये जूती भले ही मेरे पैर में आए या ना आए, पर क्या आप मुझे ऐसे ही स्वीकार करेंगे जैसी मैं हूँ, किसी घर की नौकरानी। हम देखते हैं राजकुमार कहता है मैं तुम्हें ऐसे ही स्वीकार करूंगा, क्या तुम भी मुझे ऐसे ही स्वीकार करोगी जैसा मैं हूँ। बिल्कुल नासमझ और नौसिखिया। हम देखते हैं राजकुमार और एला आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो मंत्री एक कोने में खड़ा उन दोनों को देख रहा होता है। यहाँ पर राजकुमार एला के पैर में वो जूती पहनाने लगता है। वो जूती एला के पैर में बिल्कुल फिट हो जाती है, जिसे देखकर राजकुमार और एला दोनों ही खुश हो जाते हैं। यहाँ पर राजकुमार एला को किस करने वाला होता है, तभी वहां पर एला की दोनों सौतेली बहनें आ जाती हैं। वो कहती हैं कि हमने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए हमें माफ कर दो। हम देखते हैं एला राजकुमार के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। भी एला की माँ पीछे से आकर देखने लगती है एला को जाते हुए। एला उसकी तरफ मुड़कर देखती है और कहती है मैंने आपको माफ कर दिया है, आप अपनी जिंदगी आराम से जी सकती हैं। हम देखते हैं एला वहां से चली जाती है और उसकी सौतेली माँ वहीं जीने पर बैठकर सोचने लगती है उसने जो कुछ भी किया होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एला उस प्रिंस के साथ शादी कर लेती है और दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी को जीने लगते हैं। तो ये कहानी थी सिंड्रेला की। आपको कहानी कैसी लगी जरूर